बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉक टेस्ट 6। और मॉक टेस्ट 6 की जो डिस्कशन है वो बेटे मैंने इस तरह अरेंज की है, इस तरह प्रिपेयर की है कि इंशाल्लाह ताला आप ये डिस्कशन देखने के बाद देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई रैंडम 10 जो लेक्चर्स हैं ना ग्रामर के, वो आपने देखे हैं, वो आपने पढ़े हैं, वो आपने समझे हैं। इतनी नॉलेज और इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस एक लेक्चर की डिस्कशन में, एक टेस्ट की डिस्कशन में, कि आप हैरान हो जाएंगे। इट विल बी अमेजिंग फॉर यू, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। और आपने लेक्चर के एंड पे, डिस्कशन के एंड पे मुझे लाजमी तौर पर बताना भी है कि सर आपका क्लेम दुरुस्त था या आपका क्लेम गलत था, हमें वाकई में इतनी इंफॉर्मेशन मिली है, इतना नॉलेज मिला है या नहीं मिला। मैं दोबारा अपने अल्फाज को दोहरा रहा हूं, इस पूरी डिस्कशन को लेने के बाद आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इतनी ग्रामर सीखने को मिलेगी, इतने रूल सीखने को मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा डेफिनेटली कि आपने 10 लेक्चर जो है ना वो रैंडमली ग्रामर के पढ़े हैं, देखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हर पॉइंट को गौर से सुनना है, गौर से देखना है, अच्छे तरीके से नोट करना है। अब देखिएगा हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1, आई सा हिम डैश द डोर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा। हम बोलते हैं इनको परसेप्शन वर्ब्स। हम इनको क्या बोलेंगे? परसेप्शन वर्ब्स इनको बोला जाता है। मैं अभी 1 बाय 1 करके आपको ये सारे परसेप्शन वर्ब्स बता भी देता हूं। परसेप्शन वर्ब्स का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद हमने बेटे हमेशा बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म लिखनी है। अब बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब हमारे पास होता है बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। अब ये वर्ब है कौन कौन से और ये किस किस तरह से सेंटेंस में आते हैं, जैसे देखिएगा पहला सेंटेंस देखिएगा, आई सा हिम अक्रॉस। अब सा के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। और ऑब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं आपके पास क्या आ गया? बेयर इन्फिनिटिव। तो पहला परसेप्शन वर्ड हमारे पास, वर्ब हमारे पास होता है बेटे कौन सा? सी। उसके बाद हमारे पास वी हर्ड द बेबी क्राई, हमने बच्चे को रोते हुए सुना। अब यहां पर आप देख रहे होंगे हर्ड के बाद क्या आ गया? बेबी। बेबी हमारे पास यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे पास जो दूसरा परसेप्शन वर्ड आता है वो हमारे पास क्या है बेटे? हेयर। पहला हमारे पास क्या है? सी। दूसरा हमारे पास क्या है? हेयर। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है, दे वॉच द प्लेयर्स प्रैक्टिस, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देखा मैच से पहले। अब यहां पर आप देख रहे होंगे वॉच के बाद क्या आ गया? प्लेयर्स। प्लेयर्स हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे पास थर्ड परसेप्शन वर्ब जो आता है वो हमारे पास क्या है? वॉच। ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, इन वर्ब्स को आपने अच्छे से याद रखना है। और इनके लिए आपने स्ट्रक्चर कौन सा अपनाना है? इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो आपने इनके बाद क्या लिखना है? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह आगे चलेंगे तो आगे है शी नोटिस्ड हिम। अब नोटिस्ड के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब है आपके पास नेक्स्ट परसेप्शन वर्ब कौन सा है? नोटिस। उसके बाद है आई फेल्ट द बिल्डिंग शेक। अब यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने बिल्डिंग को हिलते हुए महसूस किया अर्थक्वेक के दौरान। अब यहां पर बिल्डिंग हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? वर्ब की बेयर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसका मतलब हमारे पास फील भी क्या है बेटे? परसेप्शन वर्ब है। उसके बाद हमारे पास द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द केमिकल चेंज। अब अगेन ऑब्जर्व के बाद हमारे पास क्या आ गया? केमिकल। केमिकल हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है हमारे पास? बेयर इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब हमारे पास ऑब्जर्व भी क्या है बेटे? परसेप्शन वर्ब है। और इनका मतलब क्या है? इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हमने बेयर इन्फिनिटिव लिखना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद हमारे पास ही स्मेल्ड समथिंग बर्न। अब स्मेल्ड के बाद क्या आ गया? समथिंग। समथिंग हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव। इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट परसेप्शन वर्ब कौन सा है?
स्मेल। उसके बाद हमारे पास लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया हिम, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ गया गो। इसका मतलब हमारे पास लेट भी क्या है, परसेप्शन वर्ब है। उसके बाद हेल्प आ गया हमारे पास, हिज फ्रेंड आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव। इसका मतलब हेल्प को भी हमने किसके तौर पर ट्रीट करना है, परसेप्शन वर्ब के तौर पर ट्रीट करना है। ये जितने वर्ब्स मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं ना, पहला आपके पास क्या है सी, दूसरा क्या है हेयर, तीसरा क्या है वॉच, फोर्थ क्या है नोटिस, नेक्स्ट क्या है फील, उसके बाद क्या है ऑब्जर्व, उसके बाद क्या है ऑब्जर्व के बाद क्या है स्मेल, उसके बाद क्या है लेट, उसके बाद क्या है हेल्प। ये सारे वर्ब्स आपने याद रखने हैं, और इनके लिए स्ट्रक्चर क्या है, अगर सेंटेंस में इनके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो इनके बाद आपने बेटे कौन सी फॉर्म लिखनी है, बेस फॉर्म, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है आपने। तो आप जरा सेंटेंस को देखिएगा, आई सा हिम। अब सा के बाद आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद फिर डेफिनेटली आपके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव यानी कि बेस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास लॉकिंग नहीं हो सकता, टू हैव लॉक्ड नहीं होगा, टू लॉक नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज लॉक। अब देखें, एक वर्ड एक क्वेश्चन है, अगर मैं इसको चाहता तो मैं करेक्ट ऑप्शन बता के आगे भी चल सकता था। मुझे ये 9-10 वर्ब बताने की और 9-10 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको जैसा स्टार्ट में कहा कि आप ये लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपने 10 लेक्चर जो है डिस्कशंस के वो लिए हैं। तो आई विल इंशाल्लाह मेक यू बिलीव कि आपने 10 लेक्चर्स की डिस्कशन ली है। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं ये आपने याद रखना है, परसेप्शन वर्ब्स, इन सब की लिस्ट बना लेनी है अपने पास, और इनको अच्छे से पल्ले बांध लेना है कि अगर पेपर में इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डैश ईच चाइल्ड डैश अ पेन टू राइट विद। अब दो बातें हैं, दो रूल्स आपको अच्छे तरीके से समझने हैं, और मैंने इसी एक ही सेंटेंस के साथ ना कम से कम 10 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं, ताकि आप हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मैं हर क्वेश्चन को बता दूं आपको कि ये इस तरह हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है, ताकि इससे रिलेटेड या इस जैसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, वो आपके लिए क्या बन जाए, वो आपके लिए रसगुल्ला गुलाब जामुन हलवा बन जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जरा गौर से देखिएगा, हमने ईच का रूल पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि ईच सेंटेंस में दो तरह से आता है, या तो ईच के साथ आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और जब आप ईच के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। और अगर आप ईच के बाद ऑफ लिखकर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास ईच के लिए नहीं था, ये रूल ईच के लिए भी है, ये रूल आइदर के लिए भी है, और ये रूल नाइदर के लिए भी है। लेकिन दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे करना है। जैसे हम 1 बाय 1 करके एग्जांपल देखते जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात भी मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम आगे चलेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो हैज हैव है ना, इसमें से जब भी कभी आपने यूज करना है मेन वर्ब के तौर पर, तो आपने हैज यूज नहीं करना। आपने जब भी इन्फिनिटिव बनाना है तो हैज का नहीं बनाना, जब भी आईएनजी फॉर्म बनानी है तो हैज की नहीं बनानी। जैसे देखें, अगर आपने मेन वर्ब के तौर पर यूज करना है तो आप किसको यूज करेंगे, हैव को। अगर आपको इन्फिनिटिव बनाना है तो आप किसका बनाएंगे, हैव का। टू हैज कभी नहीं होगा, क्या होगा, टू हैव होगा। आईएनजी फॉर्म बनानी है तो आईएनजी फॉर्म भी आपके पास बेटे किसकी बनेगी, हैव की बनेगी। कभी भी हैज की आईएनजी फॉर्म आपने नहीं बनानी। और इससे पहले मैं आपको एक और बात भी बता कर आया हूं कि जब भी आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ लिखना है तो आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी बेटे किसको लिखना है, हैव को लिखना, कभी भी हैज या हैड को नहीं लिखना। तो ये चार बातें आपने याद रखनी। तो इसका मतलब मेन वर्ब के तौर पर जब भी यूज होगा तो हमारे पास क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। अब ईच ऑफ और हैव वाले रूल को ध्यान में रखिएगा, और हम कुछ क्वेश्चंस को, कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब जैसे देखिएगा,
हमारे पास है ईच चाइल्ड। अब ईच के साथ सिंगुलर ही आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर करना है। तो जब हम सिंगुलर के तौर पर करेंगे तो बेटे हम डू नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें क्या लिखना होगा, डज लिखना होगा, क्योंकि डू प्लूरल के साथ लिखा जाता है, सिंगुलर के साथ क्या लिखा जाता है, डज लिखा जाता है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखिएगा, ईच चाइल्ड। अब हमें ईच चाइल्ड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है किसके साथ, अगेन डू के साथ प्रॉब्लम है, और डू के साथ साथ हमें प्रॉब्लम है हैज के साथ। हैज जब देखें, जब आप डू डज डिड लिख रहे होते हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर इसको मेन वर्ब के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो जब आप इसे मेन वर्ब के तौर पर यूज करेंगे तो हैज यूज नहीं करना, बल्कि क्या यूज करना है, हैव यूज करना है। ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब एक सेंटेंस एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो हर बात को गौर से समझिएगा। उसके बाद देखें, हमारे पास है ईच चिल्ड्रन। अब जब आपने ईच लिखा ना और ईच के फौरन बाद सब्जेक्ट लिख दिया, तो आपको ईच के फौरन बाद जब लिखना होता है तो प्लूरल नहीं लिखना होता, बल्कि बेटे क्या लिखना होता है, सिंगुलर लिखना होता है। आप कभी भी ईच स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, कभी भी आइदर स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, कभी भी नाइदर स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे। इसका मतलब चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल होता है तो चिल्ड्रन यहां पर किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ईच के बाद चिल्ड्रंस लिखा हुआ है। अब एक बात और पल्ले बांध लीजिएगा, चाइल्ड का प्लूरल आपके पास बेटे क्या होता है, चिल्ड्रन। आपको इसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं होती प्लूरल बनाने के लिए। चिल्ड्रन ऑलरेडी वर्ड जो होता है, नाउन जो होता है, ये प्लूरल होता है, तो चिल्ड्रंस वर्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ऑक्स का प्लूरल याद रखिएगा, आपके पास क्या होता है, ऑक्सन होता है। तो आप अगर बोले ऑक्सन्स, तो ऑक्सन्स कोई प्लूरल नहीं होता, प्लूरल वर्ड ऑक्सन होता है, इसलिए चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड होता है। आपको इसके साथ ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलेंगे आगे, ईच चिल्ड्रन। अब अगेन हमारे पास ईच चिल्ड्रन के साथ, ईच के साथ हमें चिल्ड्रन नहीं लिखना, बल्कि हमें ईच के साथ क्या लिखना है, चाइल्ड लिखना है। अगेन सेम एरर है हमारे पास। उसके बाद आगे चलेंगे जी, नेक्स्ट सेंटेंस में, ईच ऑफ द चिल्ड्रंस। अब ईच ऑफ द आ गया ना, तो इसके साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए। अब अगेन यहां पे चिल्ड्रंस लिखा हुआ है, जो कि हमारे पास प्रॉपर वर्ड नहीं है, बल्कि हमारे पास वर्ड क्या है, चिल्ड्रन है। जैसे नेक्स्ट में लिखा हुआ है ईच ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहां पर ईच ऑफ के साथ चिल्ड्रन लिखा हुआ है, यहां पर हमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ इसको डज लिखकर सिंगुलर ट्रीट किया गया है, तो डेफिनेटली हमने इसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है, यहां पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में हमें प्रॉब्लम किसके साथ है, हैज के साथ। हैज को मेन वर्ब के तौर पर यूज नहीं करना है, हैव को मेन वर्ब के तौर पर यूज करना है। इसका मतलब हैज यहां पर किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, आपको पता है कि जब भी हम डू को, डज को या डिड को यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो हमें उसके साथ क्या यूज करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो जब आप डू डज डिड लिखेंगे तो आपने उसके साथ हैज नहीं लिखना, हैव लिखना है मेन वर्ब के तौर पर। उसके बाद देखिएगा, ईच ऑफ द चिल्ड्रन बिल्कुल करेक्ट है, डज बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसको सिंगुलर ट्रीट किया गया है, और यहां पर हैव भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये हमारे पास सेंटेंस पूरे का पूरा करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती हमारे पास नहीं है। डज ईच ऑफ द चिल्ड्रन हैव अ पेन टू राइट विद। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अपना क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन तो मैंने आपको बताया नहीं अभी तक। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कैसे चलेगा, ईच चाइल्ड। अब ईच चाइल्ड को हमने क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर, तो हम डू तो नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, डज। और डज के साथ हमें वर्ब की क्या फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव। इसका मतलब हम हैज नहीं लिख सकेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। और अगेन वही बात कि एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में, एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में, एक क्वेश्चन को क्रिटिकल एनालाइज करने में मैंने आपको कमोबेश 10 डिफरेंट सिनेरियोज बता दिए हैं कि ये 10 डिफरेंट सिनेरियोज किस तरह बनेंगे, क्या क्या गलती हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए असल में होता ये है कि जब आप एक क्वेश्चन की डिस्कशन ले लेते हैं ना, और टीचर आपको एक क्वेश्चन बता देता है,
तो आपको ऐसा लगता है कि पेपर में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। और जब आप ये सोचते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या होता है, पेपर में वैसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ होता। जब पेपर में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होता है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता है, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। आप अच्छे बड़े समझदार बच्चे जो होते हैं वो भी चरसियों भंगियों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर सिनेरियो का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, they dash their products through online marketing and flyers once they get। अब देखें they get का मतलब क्या, किसमें लिखा हुआ है, प्रेजेंट फॉर्म लिखा हुआ है। अब अगर मैं सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट में पास्ट लिख देता हूं, पास्ट का मतलब है अगर मैं बीटा ऑप्शन ठीक कर देता हूं तो इंग्लिश के रूल के मुताबिक आप जानते हैं कि अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। तो इसका मतलब मेरा तो स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में तो प्रेजेंट लिखा हुआ है, मैं उसको तो चेंज कर नहीं सकता। इसका मतलब है मैं फर्स्ट क्लॉज में पास्ट नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब मेरा बीटा ऑप्शन क्या होगा, गलत। इसके साथ ही हमारा चार्ली ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि ये भी किस में है, पास्ट में है। इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर हम फर्स्ट क्लॉज में पास्ट लिखते हैं तो सेकंड हमें लाजमी तौर पर पास्ट चाहिए, लेकिन यहां पर सेकंड क्लॉज किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है। इसका मतलब हम फर्स्ट वन को पास्ट में नहीं लिख सकते। और अगर आप अल्फा ऑप्शन की बात करेंगे, अल्फा ऑप्शन तो डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। HI के साथ, आईएनजी फॉर्म के साथ हम कोई भी टेंस नहीं बना सकते। इस टेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्फा भी नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, डेल्टा, विल एडवर्टाइज। और आप जानते हैं जब एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर आते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने एक को फ्यूचर में लेकर के जाना होता है और एक को प्रेजेंट में। यहां पर हम पहले वाले को फ्यूचर में लेकर के जाएंगे और दूसरा ऑलरेडी प्रेजेंट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बात ही फ्यूचर की हो रही है। यहां पर डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ही डैश अ लार्ज सम फॉर द हाउस। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी बताया था और एक क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाया था। सेंटेंस कुछ यूं था, इट डैश मी $50। और आपके जो ऑप्शंस थे ना, आपके ऑप्शंस थे इट कॉस्ट मी, इट कॉस्टेड मी और इट कॉस्ट मी। ठीक है, इट कॉस्ट मी। तो आपने क्या किया था, बहुत सारे बच्चों ने कॉस्टेड किया हुआ था सेकंड फॉर्म के तौर पर। कॉस्टेड सेकंड फॉर्म नहीं होती, याद रखिएगा। सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट होती है। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट उन एक्शंस के लिए होता है जो रेगुलर होते हैं, जो पंक्चुअल होते हैं। किसी से खरीदारी करना, कोई चीज खरीदना या कोई चीज बेचना, कोई पैसे लेना या कोई पैसे देना, अनटिल अनलेस आपके पेपर में कोई, आपके सेंटेंस में कोई भी कीवर्ड ऐसा ना लिखा हो जो टेंस को नॉमिनेट कर रहा हो, तो आपने टेंस को फॉलो नहीं करना, आपने पास में लिखना है। जैसे देखें, अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं, मैं करेक्ट ऑप्शन पहले आपको बताता हूं, ही डैश अ लार्ज सम फॉर द हाउस। अब हम बोलते हैं ही डैश अ लार्ज सम फॉर द हाउस, उसने कीमत अदा की है। जब उसने कीमत अदा किया तो डेफिनेटली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं करेंगे। पे वैसे ही अग्री नहीं करता, पेइंग कोई टेंस ही नहीं होता। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पेड होगा। ऐसे ही है ना हमारे पास। अच्छा, अब फर्ज करें अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं ही डैश मी $50। ठीक है, ही डैश मी $50। और मैं आपकी ऑप्शन बना देता हूं, आपके पास ऑप्शंस हैं पे, पेस और पेड। अब आपने मुझे बताना है, जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे आप कहेंगे उसने एक पैसे अदा किए हैं। अब पैसे अदा करना कोई रेगुलर और पंक्चुअल काम तो नहीं होता ना, हमारे सेंटेंस में तो कोई ऐसा कीवर्ड लिखा नहीं हुआ। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पे तो वैसे ही हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पेड होगा। हम इसको पास्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को एक्सटेंड कर दूं,
और मैं इस सेंटेंस के साथ वर्ड ऐड कर देता हूं एवरी वीक। अब सेंटेंस है ही डैश मी $50 एवरी वीक, वो हर हफ्ते मुझे $50 पे करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अचानक से किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला जाएगा। जैसे ही मैं एवरी वीक लिखूंगा तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या बनेगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा पेड। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ये रूल आपने तब अप्लाई करना है पास्ट वाला जब आपके पास सेंटेंस में कोई कीवर्ड ना लिखा हो, कोई ऑब्वियस कीवर्ड ना लिखा हो जो आपके टेंस को एक्सप्लेन ना कर रहा हो। उसके बाद चलेंगे आगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है और बड़े सारे इंपॉर्टेंट रूल मैंने एक जगह पर इकट्ठे कर दिए आपके लिए। अब देखें 2/3 ऑफ द क्लास। अब पहले 2/3 को देखें, बाद की बात तो हम बाद में करते हैं। 2/3 देखें, आप लिखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप लिखते हैं 1/3, 2/3, 3/4, 1/5, जब आप इस तरह लिखते हैं। अब फ्रैक्शन आपके पास लिखी जाती है दो तरह की, एक फ्रैक्शन होती है 1 के साथ और एक फ्रैक्शन आपके पास होती है अदर देन 1। 1 के साथ मतलब क्या है कि जब आप 1 के साथ फ्रैक्शन लिखेंगे आप बोलेंगे 1/3। अब जब आप 1/3 बोलेंगे, जब आप 1/4 बोलेंगे तो आपने याद रखना है आपने इसके साथ कोई एस का एडिशन नहीं करना। आप 1/3 नहीं बोलेंगे, 1/4 नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन लिखेंगे 1 के अलावा, यानी कि अगर आप लिखेंगे 2/3 तो आपने याद रखना है आपने 2/3 नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है 2/3 लिखना है। अगर आप 3/4 लिखेंगे तो 3/4 लिखना गलत होगा, याद रखिएगा आपको क्या लिखना होगा 3/4। इसका मतलब है कि अगर आप फ्रैक्शन लिख रहे हैं अदर देन 1 तो आपने उसके साथ एडिशन करना है बेटा किसका, एस का, और 1 के साथ आपने एस का एडिशन नहीं करना। तो यही वजह है कि यहां पर जब 2/3 लिखा हुआ है ना तो ये जो एस का एडिशन है थर्ड्स के साथ ये हमने किसकी वजह से किया है, 2 की वजह से किया है। अगर ये 1 होता तो हम कभी भी 1/3 ना लिखते बल्कि क्या लिखते, 1/3 लिखते। एक बात तो क्लियर होगी फ्रैक्शन के बारे में। अब दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं ना तो आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है, ये डिपेंड करता उसके साथ आने वाले नाउन पे। अगर उसके साथ आने वाला नाउन यानी कि उसके साथ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, और अगर वो प्लूरल है तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। जैसे देखिएगा 1/3 ऑफ द क्लास। अब क्लास हमारे पास क्या है, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो हम इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आर नहीं हो सकता, हमारा करेक्ट ऑप्शन इज होगा ऑन द फील्ड ट्रिप। और चूंकि हम उसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो इसलिए सीमिंग तो वैसे ही कोई टेंस नहीं होता, हमारे पास क्या बनेगा, सीम्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेंटेंस में बेटे क्या बनेगा, इज। अब देखें 1/3 ऑफ 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ, ये इटसेल्फ ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं। इनके साथ आने वाला वर्ड डिसाइड करेगा, इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे गौर से देखिएगा मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं एक जगह पर। जैसे देखें आपके पास पहला वर्ड है जी मेजॉरिटी। मेजॉरिटी भी याद रखिएगा डिपेंड करता है साथ आने वाले नाउन पे। जैसे पहले वाले सेंटेंस में देखिएगा इसके साथ कौन सा वर्ड आया, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन हम जानते हैं आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, तो इसलिए यहां पर हमने क्या लिखा, इज। अब इसके साथ दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे क्या आया, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो आप देख रहे होंगे कि इसको क्या ट्रीट किया गया है, आर। इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी का वर्ड ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, इसके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है तो इज होगा, अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है तो आर होगा, अगर मेजॉरिटी ऑफ द टीम है तो इज होगा, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स है तो आर होगा, मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली है तो इज होगा, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स है तो आर होगा। रूल को समझ लीजिएगा, कोर रूल को समझ लीजिएगा। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आपने इनको ना सिंगुलर ट्रीट करना है ना प्लूरल ट्रीट करना है, इनके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। जैसे देखें इनमें हमारे पास देयर है। अब देयर के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज आ बुक। इसका मतलब इसको हमने क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। और मैनी बुक्स है तो फिर हमने इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। देयर इटसेल्फ ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। देखें जो आप सिंगुलर प्लूरल वर्ड पढ़ते हैं ना, इट है, आपने उसको हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर।
इसी तरह आपके पास दिस है, आपने उसको हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। इसी तरह आपके पास डैट है, आपने डैट को हमेशा क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। आपने दीज को हमेशा क्या ट्रीट करना है, प्लूरल, क्योंकि दीज और दोज दो वर्ड्स आप जानते हैं, दीज और दोज को हम क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। लेकिन आप हेयर और देयर को कभी भी सिंगुलर प्लूरल खुद से नहीं बनाएंगे, उसके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। अब जैसे यहां पर देखिएगा योर पेन आ गया तो हमने योर पेन को क्या ट्रीट कर दिया, सिंगुलर। योर पेपर्स आ गया तो हमने इसको क्या ट्रीट कर दिया, प्लूरल ट्रीट कर दिया। हेयर और देयर इटसेल्फ मेजॉरिटी और 1/3 2/3 की तरह सिंगुलर प्लूरल नहीं है। इसी तरह जहां कहीं पर भी परसेंटेज आ जाएगी, परसेंटेज का मतलब क्या है, 50%, 70%, कोई भी परसेंटेज आ गई तो परसेंटेज को भी आपने सिंगुलर प्लूरल ट्रीट नहीं करना, उसके साथ आने वाले नाउन को देखना है। जैसे देखिए 10% ऑफ द क्लास, क्लास हमारे पास क्या है, सिंगुलर, तो हमने इसको क्या ट्रीट किया, इज। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हमने उसको क्या ट्रीट किया है, आर। इसका मतलब परसेंटेज सिंगुलर प्लूरल नहीं होती। इसी तरह जैसे हमारे पास क्वेश्चन भी है 1/3 ऑफ द केक, केक को क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, और 1/3 ऑफ द पीपल को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल, क्योंकि पीपल प्लूरल होता है। इसी तरह सम का वर्ड है, सम के साथ वाटर आ गया, वाटर सिंगुलर है तो क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। एनी के साथ, सम के साथ, एनी के साथ। इसी तरह मनी जो कि सिंगुलर है तो क्या ट्रीट करेंगे, इज। प्लेयर्स प्लूरल है तो हम क्या ट्रीट करेंगे, आर। आल के साथ भी, नो के साथ भी। अब ये वर्ड्स याद रखिएगा सारे, मेजॉरिटी का वर्ड है, देयर का वर्ड है, हेयर का वर्ड है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, सम है, एनी है, आल है, नो है। ये सारे वर्ड्स आपने याद रखने हैं। अब इंफॉर्मेशन को चूंकि हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो इसको हम सिंगुलर ही लिखेंगे। फर्नीचर को सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो सिंगुलर ही लिखेंगे। बॉयज प्लूरल है तो हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। पीपल प्लूरल है तो हम इसको पीपल प्लूरल ट्रीट करेंगे। इसका नो के साथ, आल के साथ, सम के साथ, एनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा नाउन होगा वैसा उसको ट्रीट करेंगे। इसी तरह देखिएगा आपके पास इनफ का वर्ड है, आपके पास मोस्ट है, आपके पास अ लॉट ऑफ है। शुगर आ गया सिंगुलर है तो सिंगुलर ट्रीट होगा। चेयर्स आ गया प्लूरल है तो प्लूरल ट्रीट होगा। हालांकि दोनों सेंटेंसेस में लिखा क्या हुआ है, इनफ लिखा हुआ है। मिल्क सिंगुलर है तो सिंगुलर ट्रीट होगा। टीचर्स प्लूरल है तो प्लूरल ट्रीट होगा। हालांकि दोनों सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है, मोस्ट लिखा हुआ है। इसी तरह वर्क को सिंगुलर ट्रीट करते हैं इसलिए इज आएगा। प्लेयर्स को प्लूरल ट्रीट करते हैं तो आर आएगा। हालांकि दोनों सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ लिखा हुआ है। ये जितने एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताए हैं, लिखवाए हैं, सुनाए हैं, समझाए हैं, इन सारे एक्सप्रेशन को याद रखिएगा। ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, बल्कि इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपने इनको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। और आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको कितने रूल्स, कितने एक्सप्रेशन पढ़ा दिए। यही वजह है कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि इस एक लेक्चर की डिस्कशन पे इंशाल्लाह ताला एंड पर आपको ऐसा लगेगा, यू विल फील, आई विल मेक यू बिलीव कि आपने 10 लेक्चर्स लिए हैं ग्रामर के। ये एक डिस्कशन आपकी बराबर होगी 10 डिस्कशंस के। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, वन ऑफ द टूरिस्ट। अब ये वन का रूल याद रखिएगा, वन ऑफ दी। जब भी आपके पास वन ऑफ आ जाए तो उसके साथ आने वाला जो सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे वन ऑफ का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारों में से एक की बात कर रहे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स में से एक, तो हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। हम बोलेंगे टीचर्स में से एक, तो हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द टीचर्स। वन ऑफ द सिटीज, वन ऑफ द कंट्रीज। आपने इसके साथ लिखना हमेशा प्लूरल है, लेकिन इसको ट्रीट बेटे किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे आप याद रखिएगा वन ऑफ द टूरिस्ट, देखिए प्लूरल लिखा हुआ है ना, लेकिन सिंगुलर ट्रीट होगा। अब बीन मिसिंग लिखा हुआ है तो बीन के साथ हम इज आर तो लिख नहीं सकते, और हैव हमने इसलिए नहीं लिखना क्योंकि हैव प्लूरल है, हमें सिंगुलर लिखना है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा हैव। अच्छा अभी काम कीजिएगा, अगर आप छोटा सा काम कर सके, आपके पास थोड़ा सा टाइम और लाजमी आपने टाइम निकालना है। ये वन ऑफ ना एक्चुअल में 6 स्ट्रक्चर्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये 6 स्ट्रक्चर्स का मतलब है 6 तरह का क्वेश्चन है। ये सबसे बेस क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है मेरे चैनल की,
वहां पर वन शॉट ग्रामर सीरीज दी हुई है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है, नहीं भी है तो फिर भी आपने उस लेक्चर को लाजमी देखना है, और उसमें आपने वन ऑफ वाले सारे स्ट्रक्चर्स को लाजमी देखना है। वन ऑफ द के 6 स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश में, और वो 6 के 6 आपको पता होने चाहिए लाजमी। तो मैं यहां पर अगर उन 6 के 6 स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा ना, तो वो गालबन पूरे 15-20 मिनट मुझे एक रूल को एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे। फिर हमारी ये जो डिस्कशन है ना, ये कोई 2-2.5 घंटे में चली जाएगी, जो आपके लिए भी देखना भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना टाइम वन टाइम में निकालना। तो यहां पर आपने याद रखना है, वन ऑफ को हमने प्लूरल लिखना है, प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर, तो इसलिए हमने क्या लिखा, हैज लिखा है। उसके बाद है जी हमारे पास द बॉयज। देखिए मैं 2 रूल्स आपको बता चुका हूं, कब आपने फर्स्ट वन को प्रेफर करना है, कब आपने सेकंड वन को प्रेफर करना है। देखिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट है बॉयज और सेकंड सब्जेक्ट है टीचर। अब फर्स्ट वन क्या है, प्लूरल, और सेकंड वन क्या है, सिंगुलर। ऐसी है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंगली लिखना है या सेकंड वन के अकॉर्डिंगली लिखना है? तो वो हमें बताएगा जिस वर्ड ने दोनों को साथ में मिलाया है, साथ में जोड़ा है, और वो कौन सा वर्ड है हमारे पास, टुगेदर विद। देखें अगर आप 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं इनमें से किसी एक वर्ड के साथ, विद के साथ, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एक्सेप्ट के साथ, बट के साथ, ऑफ के साथ, इन एडिशन टू के साथ, इंक्लूडिंग के साथ, एज वेल एज के साथ, अकंपनीड बाय लाइक और अनलाइक के साथ, तो आपने याद रखना है इन सारे एक्सप्रेशंस की सूरत में आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन के साथ प्रेफरेंस रहने का मतलब क्या है कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, फर्स्ट वन के अकॉर्डिंगली। तो हमारा जो वर्ब होगा वो बॉयज के अकॉर्डिंगली होगा, विच इज प्लूरल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा। अच्छा उसके बाद देखें, अब प्लूरल में हम सिंगुलर तो 2 ऑप्शन हटा देंगे, वाज भी नहीं आ सकता और इज भी नहीं आ सकता। अब आर आना है या वर आना है, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा दिस वीक। ये जो दिस का वर्ड है ना, ये नियरनेस वाले जितने वर्ड्स होते हैं, अगर आपके सेंटेंस में दिस होगा, आपके सेंटेंस में दीज होगा, आपके सेंटेंस में हेयर होगा, आपके सेंटेंस में नाउ होगा, अगर आपके सेंटेंस में टुडे टू नाइट होगा, तो याद रखिएगा दिस वीक होगा, दिस ईयर होगा। तो आपने याद रखना है, इसका मतलब आपका टेंस कौन सा होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ये नियरनेस वाले सारे वर्ड जो हैं ये नॉमिनेट करते हैं प्रेजेंट टाइम को। तो डैश गोइंग टू सेंटोसा दिस वीक का मतलब क्या है, हम वर नहीं लिखेंगे बल्कि बेटे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा चलेगा। अब उसके बाद आपने एक और बात भी याद रखनी है, अगर आप 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं आइदर और के साथ, आप 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं नाइदर नोर के साथ, आप 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हैं नॉट ओनली बट आल्सो के साथ। अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया है इनमें से किसी एक के साथ, तो आपने याद रखना है आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, सेकंड वन के साथ। फिर आपने फर्स्ट वन को नहीं देखना, फिर आपकी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, सेकंड वन। सेकंड वन के साथ प्रेफरेंस रहने का मतलब क्या है कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा बेटे, सेकंड वन के अकॉर्डिंगली होगा। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास वैसे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। और अगर इसी 2 सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया होता, जैसे ये सेंटेंस होता आइदर द बॉयज और देयर टीचर, तो फिर हम इसको किसके साथ कंप्लीट करते, सिंगुलर के साथ। नाइदर नोर के साथ होता तो सिंगुलर के साथ, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ होता तो सिंगुलर के साथ। बहरहाल फिलहाल के लिए हम इसको किसके साथ कंप्लीट करेंगे, प्लूरल के साथ। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, आर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही डिड नॉट कंप्लाई। अब देखें आपके पास जो प्रेपोजिशंस होती है ना, आपके पास बेटे जो प्रेपोजिशंस होती हैं, मैं आपको हमेशा से बताता रहता हूं, आपके पास प्रेपोजिशंस 3 तरह की होती हैं। एक आपके पास होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, जो हम पहले भी 2-3 हमने डिस्कस किए, लुक के साथ डिस्कस किए। आगे टेस्ट में हम और भी फ्रेजल वर्ब डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि बेस वर्ब है हमारे पास लुक, आप लुक के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगाते जाएं, डिफरेंट मीनिंग निकालते जाएं। जैसे हमने कहा लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, हमने कहा लुक इनटू का मतलब क्या होता है, तफ्तीश करना। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, हकारत की निगाह से देखना। लुक एट का मतलब क्या होता है, किसी खास डायरेक्शन में देखना। इसी तरह
आप जब भी लुक के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन लगाएंगे तो वो डिफरेंट मीनिंग हम निकालेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। फिर हमारे पास बेटे होते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड या रियल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं कि आप जैसे ही वर्ड आपके सामने आता है ना, आपको फौरन पता चलता है मुझे इसके साथ ये वाली प्रेपोजिशन लगानी। जैसे देखें, अभी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बेटे अबाइड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो एक ही प्रेपोजिशन आपके ज़हन में आता है और वो क्या है, बाय। अगर मैं आपसे कहता हूं अफ्रेड के साथ तो आप कहेंगे ऑफ, अगर मैं कहूंगा सफरिंग के साथ तो आप कहेंगे फ्रॉम। अब देखें, जैसे ही आपके पास सामने कंप्लाई का वर्ड आएगा ना, तो आपने याद रखना है कंप्लाई का मतलब है आपने कंप्लाई के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, हमेशा विद। ये एक्चुअल में फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। उसके बाद आपके पास प्रेपोजिशंस होती हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। जैसे हमारे पास होती है ना, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी ऑन, एट और इन। हमने कहा था ये डिफरेंट तरह के टाइम के लिए आती हैं। इसी तरह हम आगे हमें मौका मिला तो हम इंशाल्लाह किसी टेस्ट में लाजमी तौर पर इनको प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन के तौर पर भी पढ़ लेंगे, हमारा टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। अब देखिए जरा फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो है ना, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि कंप्लाई के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, विद आएगा। अब देखें मोस्ट कॉमन जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं जो आपके लेवल तक पेपर में दी जाती हैं, वो मैंने आपको इकट्ठी कर दी, ये 50 के करीब हैं। आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, बल्कि इनमें से बहुत सारी आपको आती भी होंगी। जैसे देखें, डिप्राइव के साथ क्या है, ऑफ। डिप्राइव ऑफ का मतलब महरूम होना। लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है, ख्वाहिश करना। यील्ड टू का मतलब होता है शिकस्त देना। ग्रेटफुल टू होता है और ग्रेटफुल फॉर होता है। अगर आप किसी पर्सन के शुक्रिया अदा करें तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेटफुल टू। और किसी काम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेटफुल फॉर। काउंट ऑन भी होता है, काउंट अपाउन भी होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डिपेंड ऑन भी होता है, डिपेंड अपाउन भी होता है। रिमाइंड के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, ऑफ आएगा। कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, कॉन्फिडेंट अबाउट होता है, इन होता है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपने कब ऑफ लिखना है, अबाउट लिखना है, इन लिखना है। एडजेसेंट के साथ हमेशा टू आएगा। बिवेयर के साथ हमेशा ऑफ आएगा। लाफ के साथ हमेशा आपके पास क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, लाफ के साथ हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। सफर फ्रॉम होता है आप जानते हैं। डिस्पोज ऑफ होता है। अडिक्ट के साथ आप टू लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह अवर्स के साथ आप टू लिखते हैं। लुक फॉरवर्ड के साथ टू लिखते हैं। विद द व्यू के साथ टू लिखते हैं। यूज के साथ टू लिखते हैं। आप ये काफी सारे टू वाले वर्ड्स पढ़ के आए हैं। एक्सीड के साथ टू होता है। काइंड टू होता है। थैंकफुल टू और थैंकफुल फॉर होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ग्रेटफुल टू होता है और ग्रेटफुल फॉर होता है। डिपेंड ऑन और डिपेंड अपॉन दोनों होते हैं, जिस तरह काउंट ऑन या काउंट अपॉन होता है। इसी तरह फेथ इन होता है, अबाइड बाय होता है, क्यूज ऑफ होता है, कॉन्फिडेंस इन होता है। जिस तरह फेथ इन होता है इसी तरह कॉन्फिडेंस इन होता है, इसी तरह बिलीव इन होता है। इसी तरह आपके पास जितने भी यकीन करने वाले वर्ड्स हैं उनके लिए मेजोरिटी में हम इन यूज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है, डिफर फ्रॉम होता है। बिल्कुल डिफर उसी तरह होता है जिस तरह हम डिफरेंट लिखते हैं या सफर लिखते हैं या सफरिंग लिखते हैं। अमूमन याद रखिएगा, एक छोटा सा मतलब निमोनिक्स आपको बताने लगा हूं कि ये जितने भी डबल एफ वाले वर्ड्स होंगे ना, अमूमन इनके साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे सफरिंग फ्रॉम होगा, सफर फ्रॉम होगा, डिफरेंट फ्रॉम होगा, डिफर फ्रॉम होगा। उसके बाद लिसन के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू यूज होता है। कैपेबल ऑफ होता है, फेमिलियर विद और टू दोनों यूज होते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑफ होता है, फ्रॉम होता है, अप्रूव ऑफ होता है, रिलाई ऑन और अपॉन होता है। अब जैसे देखें, एतबार करने के लिए कितने वर्ड्स आपके पास हो गए, 3। पहला वर्ड आपके पास क्या है, एतबार नहीं मतलब डिपेंड करने के लिए। पहला आपके पास क्या है, रिलाई। दूसरा डिपेंड। तीसरा क्या है, काउंट। और तीनों के लिए आप ऑन भी यूज कर सकते हैं, अपॉन भी यूज कर सकते हैं। अश्योर ऑफ होता है, एम एट होता है। अब ये कमोबेश ना 50 के करीब प्रेपोजिशंस हैं। इनको अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा, अच्छे तरीके से रट लीजिएगा कि जैसे ही वर्ड आपके सामने आए ना, आपको फौरन पता होना चाहिए कि इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। जैसे मैं बोलूं ना डिप्राइव, आपको इसी तरह ज़हन में आना चाहिए जिस तरह फ्रेड के बाद ऑफ आता है कि डिप्राइव के साथ भी क्या होता है, ऑफ होता है। लाफ के साथ एट होता है। डिस्पोज के साथ ऑफ होता है। डिक्ट के साथ टू होता है। एक्सीड के साथ टू होता है। आपने इसको इस तरह रट्टा मार लेना। ये मैंने आपको मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन आपके लेवल पे आने वाली जो मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन है ना, जो फिक्स
फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह अगले टेस्ट में कहीं पर और जरूरत पड़ी तो कोई 20-25 और बता दूंगा और आपका ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला टॉपिक भी आपके टेस्ट के सिलेबस तक, आपके टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल तक क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अच्छा आप देखें इतनी मेहनत की है मैंने, तो मैं इसलिए इतने फख्र से कह रहा था, इतनी यकीन दहानी के साथ कह रहा था, इतनी अश्योरिटी के साथ कह रहा था कि आप एक टेस्ट की डिस्कशन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने 10 टेस्ट की डिस्कशन लिया। मुझे एक बात बताएं, ये 50 प्रेपोजिशंस मैंने आपको बता दी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कंप्लाई के साथ विद होता है, तो मैं बात यहां पे भी खत्म कर देता, मैं कहता जी कंप्लाई के साथ विद होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसी तरह मैं हर एक बात को एक एक क्वेश्चन बनाता जाता। अगले टेस्ट में मैं लाफ ऐड करता और मैं कहता बेटे लाफ के साथ ऐड होता है, चले जी बात खत्म होगी। अगले टेस्ट में मैं सफर करता, कहता सफर के साथ फ्रॉम होता है, डिस्पोज के साथ ऑफ होता है। तो एक्चुअल में मैंने ये आपको जितने वर्ड्स बताए हैं ना, ये सारे के सारे एक्चुअल में मैंने आपको क्या बताए हैं, क्वेश्चंस बताए हैं। ये वर्ड्स बताने का मतलब ये 50 वर्ड्स नहीं मैंने आपको बताए, 50 प्रेपोजिशंस नहीं बताई है मैंने आपको, 50 क्वेश्चंस बताए हैं जिनको मैं क्वेश्चन बनाकर दे सकता था। ना मुझे इतना बोलना पड़ता, ना मुझे इतना जोर लगाना पड़ता, ना मुझे इतनी परेशानी होती, ना मुझे इतनी तैयारी की जरूरत होती। मैं फौरन आपको बताता बेटे इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन आता है, बात खत्म होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद यह है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपने भी मेहनत करनी है। सिर्फ इन चीजों को एक दफा देखकर आगे नहीं चलना, इन चीजों को तैयार करना है, मेहनत करनी, कोशिश करनी है, पूरे नंबर लेने हमने इंशाल्लाह ताला। उसके बाद चलेंगे जी आप, फिर हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन और हैं उसी की कंटिन्यूटी में। फोन्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑन होता है। प्रोफिशिएंट वैसे ज्यादा तो हम इन ही यूज करते हैं। जेनरस टू होता है, जेनरस विद होता है। पर्सन के लिए हम टू विद मतलब सिचुएशनल यूज होता है टू और विद। डेविएट फ्रॉम होता है, कन्फर ऑन और अपॉन दोनों यूज होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है हमेशा मुबारकबाद देने के लिए। अब्जॉर्ब्ड इन होता है मसरूफ होने के लिए। सिंसियर इन होता है, सिंसियर विद होता है, पर्सन के लिए विद यूज करेंगे, काम के लिए इन यूज करेंगे। अशेम के साथ ऑफ का प्रेपोजिशन यूज होता है। अस्टोनिश्ड एट होता है, अस्टोनिश बाय भी होता है पैसिव में जब हम जाएंगे। सुपीरियर के साथ टू यूज होता है। जितने भी आई ओ आर पे खत्म होने वाले वर्ड्स हैं ना, जिनको हम लैटिन एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लैटिन एडजेक्टिव। जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर। और इसके साथ आपने याद रखने हैं रेफर और आपने वर्ड याद रखना है प्रेफर। ठीक है, ये वर्ब्स भी आपने इनके साथ ही ऐड करने हैं। इन सब के साथ आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, टू यूज करना है। बिलोंग टू होता है ताल्लुक रखना, जिस तरह कम ऑफ होता है ताल्लुक रखना। सरप्राइज ऐड होता है, जिस तरह एस्टोनिश ऐड होता है। सरप्राइज बाय होता है, जिस तरह एस्टोनिश बाय होता है। इसी तरह हमारे पास सरप्राइज विद होता है, सिचुएशनल यूज करते हैं। बूस्ट ऑफ होता है या बूस्ट अबाउट होता है, वैसे तो हम ज्यादा बूस्ट ऑफ ही यूज करते हैं और पेपर में भी बूस्ट ऑफ ही ऑप्शन बनाकर दिया जाता है। तो ये कमोबेश 50 प्रेपोजिशंस हैं, मतलब ये 50 क्वेश्चन हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, रट्टा मार लेना है। और मुझे कमेंट्स में आपने बताना जरूर है इसकी डिस्कशन लेने के बाद कि इस डिस्कशन को वाकई मेरा क्लेम ठीक था या नहीं ठीक था, क्या मैंने गलत तो नहीं कहा कि आपको इस डिस्कशन का इतना फायदा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई यंगर ब्रदर इज डेफ टू। देखें ये टू वाले बड़े ही अच्छे हमारे पास प्रेपोजिशन है। वैसे तो याद रखिएगा ये जो डेफ टू का मतलब होता है ना, डेफ टू का मतलब क्या होता है, अनसुनी करना, इग्नोर करना। हम क्या बोलते हैं, अनसुनी करना मतलब इग्नोर करना। जैसे हमारे पास सेंटेंस है ना, माई यंगर ब्रदर इज डेफ टू माई एडवाइस। मेरा छोटा भाई मेरी नसीहत नहीं सुनता है, वो मेरी नसीहत पर कान नहीं धरता है, वो मेरी नसीहत को अनसुना करता है, इग्नोर करता है। तो हम इसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, टू। लेकिन चूंकि आज हम डिटेल वाला दिन है, आज हम पढ़ रहे हैं 10x वाला डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन बताऊं और बताऊं ना। आप जरा गौर से सुनिएगा, 4 सेट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये 4 सेट्स हैं आपके पास। पहला सेट आपको क्या कहता है, डेफ टू या डेफ इन। अब डेफ टू का मतलब आपके पास क्या होता है, इग्नोर करना, मतलब अनसुना करना, कान ना धरना। लेकिन डेफ इन क्या होता है, आपके पास डिसेबिलिटी शो करता है। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर कोई वाकई में बंदा सुन नहीं सकता,
ठीक है, उसके कानों की कमजोरी है, डिसेबिलिटी है उसको कि वो सुन नहीं सकता, तो आप उसको डेफ टू नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, डेफ इन। जैसे देखिएगा, शी इज डेफ इन हर राइट ईयर, उसको बचपन ही से अपने राइट कान से सुनाई नहीं देता है। डेफ इन का मतलब क्या होता है, सुनाई ना देना। डेफ टू का मतलब होता है अनसुना करना, इग्नोर करना। अब ये दोनों प्रेपोजिशंस याद रखिएगा। इसके बाद इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह है ब्लाइंड टू और ब्लाइंड इन। ब्लाइंड टू का मतलब हमारे पास क्या होता है, अनदेखा करना। इसका मतलब भी हमारे पास होता है इग्नोर करना, अनदेखा करना। डेफ टू का मतलब क्या था, अनसुना करना, अनसुनी करना। और यहां पर इसका मतलब क्या है, अनदेखा करना, मतलब गौर ना करना, इग्नोर कर देना। और ब्लाइंड इन का मतलब क्या होता है कि आंख से माजूर होना। ये ब्लाइंड इन जिस तरह डेफ इन डिसेबिलिटी को शो करता है, इसी तरह ब्लाइंड इन भी किसको शो करता है बेटे, डिसेबिलिटी को शो करता है। तो यहां पर हमारे पास याद रखिएगा, ब्लाइंड टू होता है अनदेखा करना और ब्लाइंड इन होता है आंख से मजूर होना। उसके बाद देखिएगा स्वेयर टू, आंसर टू का मतलब क्या होता है, किसी बंदे के सामने, किसी सुपीरियर के सामने या अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल टू, आंसर टू रिस्पॉन्सिबल टू, किसी के सामने जवाब दे होना। किसी मतलब घर में किसी बड़े के सामने जवाब दे होना, अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होना, अपने बॉस के सामने जवाब दे होना, टीचर के सामने जवाब दे होना। जब भी किसी पर्सन के सामने आप जवाब दे होते हैं ना, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आंसर टू, या आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है, मतलब जवाब दे होना। उसके बाद अगर आप बोलेंगे आंसर फॉर, तो आंसर फॉर या रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है अपने किसी काम का जवाब दे होना, अपने किसी काम का जिम्मेदार होना। यहां पर हम पर्सन की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम नाउन की बात करेंगे, अपने किसी नाउन। जैसे कहता है योर रूड बिहेवियर, वो अपने रूड बिहेवियर के लिए जवाबदेह है। ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग, वो किसका जिम्मेदार है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का। तो ये चार सेट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, डेफ टू, डेफ इन, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन, आंसर टू, आंसर फॉर, रिस्पॉन्सिबल टू और रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब फिर वही बात है कि ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको 8 क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, इसलिए मैंने बड़ी एश्योरिटी के साथ कहा कि आज आप बड़ा सारा कुछ सीखने वाले हैं। आज मेरा वैसे ही बड़ा दिल कर रहा था आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि कल हम डिस्कशन अपलोड नहीं कर पाए थे। उसके बाद आगे चलेंगे जी, व्हाट इज ही डैश मी। बड़ा टेक्निकल सा है, देखें 2 4 5 प्रेपोजिशन इस तरह के जो टेक्निकल है, पेपर में बार बार दी जाती हैं। जैसे देखें, मैं आपको एक पहले भी शायद बता चुका हूं कि जब आपने किसी से पूछना हो कि व्हाट इज टाइम एट योर वॉच, तो आपने एट योर वॉच नहीं पूछना, आपने क्या पूछना है, बाय योर वॉच, कि आपकी घड़ी के मुताबिक टाइम क्या हुआ है। अब ये दूसरा प्रेपोजिशन याद रखिएगा, ये जैसे जैसे आएंगे ना मैं आपको टेक्निकल प्रेपोजिशन लैदा करता जाऊंगा। जैसे अगर आप कभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मैं ये बात उसके मुंह पर कहने को तैयार हूं, तो आपने याद रखना, आपने एट हिज फेस नहीं बोलना, आपने क्या बोलना है, टू हिज फेस, टू वंस फेस, किसी के मुंह पर कोई बात करना। इसी तरह जब आप बोलेंगे ना मेरा उससे क्या ताल्लुक है, मेरा वो क्या लगता है या मैं उसका क्या लगता हूं, तो याद रखिएगा आपने सेंटेंस बनाना है व्हाट इज ही फॉर मी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, व्हाट इज ही टू मी, उसका मेरा क्या ताल्लुक है। फॉर नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, विद नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा चलेगा। उसके बाद है जी बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, although the journal appeared in डिमिनोर। अच्छा, ये जो वर्ड है डिमिनोर का मतलब आपके पास क्या होता है, पर्सनैलिटी। डिमिनोर का मतलब आपके पास क्या होता है, अपीयरेंस, करेक्टर। और आल्दो आ गया तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए है, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट चाहिए है। तो कहता है जी आल्दो द जर्नल अपीयर डैश इन डिमिनोर हिज सोल्जर्स न्यू हिम एज डीपली डैश। तो टिमिड और रूदलेस, टिमिड तो जर्नल के लिए आप यूज नहीं करेंगे कि जर्नल जो होगा वो टिमिड होगा, शाय होगा, रूदलेस मर्सीलेस होगा, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है नहीं। चीयरफुल, एरोगेंट, ये पर्सनैलिटी के लिए सूट नहीं करता। क्वाइट इंडिफरेंट नहीं है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हार्श और कंपैशनेट, मतलब वो दिखने में, अपने करेक्टर में, अपने अल्फाज में क्या लगता था, बड़ा सख्त लगता था।
His soldiers knew him as deeply compassionate, कि वो डीपली क्या है, बड़ा ही कंपैशनेट, बड़ा ही एहसास करने वाला बंदा है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है जी द क्रिटिक एडमायर्ड द ऑथर्स। अब एडमायर्ड का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। आप किसी के डल इमेजिनेशन की तारीफ तो नहीं करेंगे, नैरो इमेजिनेशन की तारीफ तो नहीं करेंगे, लेजी इमेजिनेशन की तारीफ तो नहीं करेंगे। आप तारीफ किसकी करेंगे, वाइवेड। और वाइवेड का मतलब आप समझते हैं, हम पहले कितनी दफा ये वर्ड पढ़ चुके हैं। वाइवेड का मतलब हमारे पास क्या है, क्लियर, वाजिया, साफ, शफाफ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या होगा, अल्फा। अगर आप एक को जस्टिफाई कर लेंगे तो दूसरे को आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, दूसरा ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है आपके पास बेटे क्वेश्चन 13, व्हेन द स्टॉर्म हिट, जब तूफान आया, द विलेजर्स रिस्पॉन्डेड विद रिमार्केबल। जब आप रिमार्केबल का वर्ड यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव वर्ड है और इसको पॉजिटिवली इंटेंसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो रिमार्केबल पैनिक तो नहीं कहेंगे ना आप, रिमार्केबल डिस्पेयर नहीं बोलेंगे। जैसे आपने अगर नेगेटिव वर्ड बोलना हो शिद्दत के लिए तो आप उसके लिए स्वीयर का वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब आप कुछ और वर्ड यूज करेंगे, लेकिन रिमार्केबल पॉजिटिव वर्ड और पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए यूज होगा। तो रिमार्केबल कंफ्यूजन भी आप नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, रिमार्केबल करेज एंड अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है द कंपनीज डाउनफॉल वाज नॉट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं थी, बट टू इट्स ओन डैश लीडरशिप एंड प्लानिंग। मैं आपको 12 दफा एक बात बताता रहता हूं कि याद रखिएगा, ये एंड इंग्लिश में उसी तरह है जिस तरह इज इक्वल टू है। जो वैल्यू एक तरफ होगी वही वैल्यू दूसरी तरफ होगी। मतलब अगर आप एक पॉजिटिव लिखेंगे तो दूसरा भी पॉजिटिव लिखेंगे, एक नेगेटिव लिखेंगे तो दूसरा भी नेगेटिव लिखेंगे। जबकि आपको पता है ना, आप बट और येट के साथ क्या करते हैं, आप अगर एक पॉजिटिव लिखते हैं तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव लिखते हैं तो दूसरा पॉजिटिव लिखते हैं। जबकि इज इक्वल टू में अगर आपने पॉजिटिव लिखा तो दूसरा भी क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो दूसरा भी क्या होगा, नेगेटिव। एंड का मतलब होता है एक जैसा। तो चूंकि हमने यहां पर बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं, और हम बात किसकी कर रहे हैं, डाउनफॉल की। अब डाउनफॉल किसी की पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से तो नहीं होगा ना, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होगा। किसी के विजनरी होने की वजह से डाउनफॉल तो नहीं आता, किसी के बोल्ड होने की वजह से, कर्जियस होने की वजह से डाउनफॉल तो नहीं आता, किसी के फेयर होने की वजह से डाउनफॉल नहीं आता, बल्कि डाउनफॉल किसकी वजह से आता है, केयरलेस होने की वजह से और पुअर प्लानिंग की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है द एथलीट्स परफॉर्मेंस वाज बोथ एंड। अब अगेन बोथ एंड है तो इसका मतलब आपको एक ही दोनों चीजें एक ही तरह की लिखनी होगी। लीविंग द क्राउड इन ऑ ऑफ हिज टैलेंट। आ का मतलब क्या है, तारीफ, एडमिरेशन। तो वो क्या कहता है, उसकी जो पूरा हजूम है उसकी तारीफ करने लग गया, टैलेंट, उसके टैलेंट की। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें दोनों एक जैसे वर्ड चाहिए। तो बीटा में आप देखेंगे डिसअपॉइंटिंग लिखा हुआ है, नेगेटिव वर्ड आ गया, अनकन्विंसिंग लिखा हुआ है, नेगेटिव वर्ड आ गया, इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है। अब किसी की इनकंसिस्टेंसी की वजह से तो कोई तारीफ नहीं होगी ना, तारीफ किसकी होगी कि उसकी एफर्टलेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे, अल्फा। उसके बाद चलेंगे जी, हमारे पास एनालॉजी है। एनालॉजी में हमारे पास है लाइफ जैकेट और बोट। जिस तरह लाइफ जैकेट बोट में सेफ्टी के लिए यूज होता है, इसी तरह सीट बेल्ट प्लेन में सेफ्टी के लिए यूज होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद हिडन और विजिबल एक दूसरे का क्या है, हिडन और विजिबल एक दूसरे का क्या है बेटे, ऑपोजिट। तो इसका मतलब हमारे पास फ्लिम्जी और स्टर्डी। फ्लिम्जी याद रखिएगा, फ्लिम्जी हम पहले किसको बता देता हूं किसको बोलते हैं। फ्लिम्जी हम बोलते हैं वीक को, और स्टर्डी हम किसको बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग को। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर एनालॉजी में आपसे कहीं पर गलती होगी तो बिलीव मी सिर्फ इस वजह से गलती होगी अगर आपको उसके वोकैब नहीं आती होगी। अदरवाइज एनालॉजी में गलती नहीं होने वाली, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सीधा सा क्वेश्चन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेन्स सर्कुलेट। जिस तरह वेन्स यूज की जाती हैं ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, इसी तरह ऑर्नामेंट्स किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, डेकोरेशन के लिए, ज्वेलरी मतलब। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डेल्टा।
असैसिनेशन इज अ काइंड ऑफ मर्डर। सियासी कत्ल जो होता है ना, सियासी कत्ल जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं। तो रिले याद रखिएगा, जो टेक्निकल रेस होती है, जो कंप्यूटर रेस होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, रिले। और उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, रिले इज अ काइंड ऑफ रेस, ठीक है, कंपटीशन। इग्नाइट और एक्सटिंग्विश, इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे का, तो हमें भी एनालॉजी में इनका ऑपोजिट ही ढूंढना है। तो जैसे इग्नाइट और एक्सटिंग्विश एक दूसरे का ऑपोजिट है, इसी तरह हार्वेस्ट और प्लांट एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। प्लांट का मतलब होता है पौधा लगाना और हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। एल्डरली और यूथ एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, एंटोनिम है। जवानी और बुढ़ापे को हम बोलेंगे। इसी तरह देखिए आप, फेमस और पॉपुलैरिटी एक दूसरे का सिनोनिम है। रैशनल और प्रूफ एक दूसरे का सिनोनिम है। स्मग और सेटिस्फैक्शन एक दूसरे का सिनोनिम है। हमारे पास क्या चलेगा, वेल और इलनेस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, बीमारी और सेहत के लिए हम क्या बोलेंगे, जिस तरह हमने बोला एल्डरली और यूथ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा। ऑनर और डिसग्रेस अगेन एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। पैरल याद रखिएगा, पैरल हम किसको बोलते हैं, डेंजर को हम बोलते हैं। पैरल हम किसको बोलते हैं, रिस्क को हम बोलते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। जिस तरह ऑनर डिसग्रेस एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम है, ऑपोजिट है। इसी तरह सेफ्टी और पैरल भी एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है। नेटवर्क होता है जी क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ये फंक्शन एनर्जी है। नेट होता है कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह स्टेचू होता है किसी को भी मेमोरलाइज करने के लिए, मतलब किसी की याद दहानी करने के लिए। उसके बाद है फिलामेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइट बल्ब। इसी तरह ब्लेड इज अ पार्ट ऑफ प्रोपेलर। प्रोपेलर आप समझते ना कि वो पंखा होता है, तो डिफरेंट तरह से आपको यूज किया जाता है। मतलब बहुत बहुत बड़े बहरी जहाजों में भी यूज होता है, हेलीकॉप्टर में भी यूज होता है, जहाजों में भी यूज होता है, कश्तियों में यूज होता है। तो इसका जो एक पार्ट होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। तो जिस तरह फिलामेंट जो दरमियान में वो बारीक सी तार होती है जो चमकती है बिजली के साथ, जो जलती है बिजली के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो जिस तरह फिलामेंट लाइट बल्ब का पार्ट होता है, इसी तरह ब्लेड किसका पार्ट होता है, प्रोपेलर का पार्ट होता है। उसके बाद कंपैशन और काइंडनेस एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम है, ठीक है, सेम मीनिंग वर्ड है, कंपैशन और काइंडनेस। इसी तरह एनवी और जेलसी भी एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा बेटे, अल्फा। उसके बाद आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन आसान था कंपैरेटिवली। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 1, द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट याद रखिएगा, कन्फ्लिक्ट हम किसको बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट हम जब कंट्रीज के कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम किसको बोलेंगे, वार को बोलेंगे, डिफरेंस को बोलेंगे, बैटल को बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी रिवॉल्व्स अराउंड रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट क्यों है जी, और इसका क्वेश्चन आंसर हमें मिलता है एंड रिवाइव डिबेट्स अबाउट सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी हम किसको बोलते हैं, खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। ये किस वजह से है जी, पैराग्राफ हमें बताता है सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर क्या चलेगा, टेरिटोरियल एंड सॉवरेनिटी इशू। सॉवरेनिटी मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बोला भी उर्दू में, सॉवरेनिटी हम इसको बोलते हैं खुद मुख्तारी को, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी बोलते हैं। उसके बाद है जी, द पैसेज हाईलाइट्स दैट द यूनाइटेड नेशन डैश, कि इस कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन का रोल क्या रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन का रोल क्या रहता है, कहता है द वार एक्सपोज्ड, एक्सपोज का मतलब है सामने लाना, द फ्रिजेलिटी इन सेंस ऑफ आप बोल सकते हैं नाकामी को, ठीक है, फेलियर को, ऑफ इंटरनेशनल या कमजोरी को। वैसे फ्रेजाइल हम बोलते हैं ना, फ्रेजाइल हम किसको बोलते हैं, फ्रेजाइल हम बोलते हैं वीक को, कमजोर को, नाजुक को, ठीक है, वीक को बोलते हैं हम, नाजुक को हम बोलते हैं। तो कहता है ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द यूनाइटेड नेशन, ये जो जंग है ये यूनाइटेड नेशन की फ्रेजेलिटी को एक्सपोज किया इसने। मतलब क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन फेल हुआ इसमें, विच स्ट्रगल टू मेडिएट इफेक्टिवली, कि जो इसमें इफेक्टिवली मेडिएट का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन के तौर पर सालसी का किरदार अदा करना। सालसी मतलब जज का किरदार अदा करना, सुलह करवाने वाले का किरदार अदा करना, ठीक है, उसमें ये क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद आगे कहता है जी क्वेश्चन नंबर 28, इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया आल्सो कॉज्ड। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हैं रशिया पे,
जो पाबंदियां लगी हैं उसके ऊपर, उससे क्या हुआ है, जो इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट रशिया एम्ड टू वीकन इट्स वार कैपेसिटी, ताकि उसकी वार कैपेसिटी को कमजोर किया जा सके, बट दे आल्सो डिसरप्टेड, डिसरप्टेड का मतलब क्या होता है, अफेक्टेड, असर करना, और नेगेटिव असर को खास तौर पर हम क्या बोलते हैं, डिसरप्टेड बोलते हैं, खराब किया है ग्लोबल एनर्जी एंड फूड मार्केट पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। रशिया पर पैराग्राफ हमें कहता है कि रशिया पर पाबंदियां इसलिए लगाई गई थी ताकि उसकी वार की कैपेसिटी को क्या किया जा सके, कम वीक किया जाए, लेकिन उसने क्या किया है, ग्लोबल मार्केट में एनर्जी और फूड मार्केट को क्या किया, बड़ा ही नुकसान पहुंचाया, असरअंदाज हुई है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, डिस्टर्बेंस इन वर्ल्ड मार्केट, दुनिया की मार्केट में उसकी वजह से क्या हुई है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पैसेज आपको बता दूं, आपको पता ही है कि रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री और पावरफुल कंट्री है। जब आप इस तरह के मुल्क पे पाबंदियां लगाएंगे तो डेफिनेटली उसके जो आफ्टर मैथ है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो मिलेंगे, पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। उसके बाद कहता है द आइडियोलॉजिकल क्लैश डिस्क्राइब्ड इन पैसेजेस बिटवीन, अथॉरिटी का मामला है और डेमोक्रेसी का मामला है, दोनों में लड़ाई किसकी, अथॉरिटी की। अथॉरिटी की मतलब क्या होता है, मैं बड़ा गुंडा हूं, वो कहता है जी मैं बड़ा गुंडा हूं, वो कहता है मैं बड़ा बदमाश हूं, वो कहता है मैं बड़ा बदमाश हूं। जैसे कहता है बियॉन्ड द बैटलफील्ड लाइज अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है, अपनी अथॉरिटी शो करना, वो कहता है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। कंट्रोल वर्सेस डेमोक्रेटिक सेल्फ डिटर्मिनेशन, दोनों डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, तो डेफिनेटली दोनों अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज एम्फसाइजेस, ओवरऑल पैसेज का जो मैसेज है, जब वो रशिया और यूक्रेन की बात करता है तो वो क्या कहता है, द वार serves as a reminder that dialogue and diplomacy, though slow, remain humanity's best hope against destruction। कहता है अगरचे ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है बातचीत का, लेकिन डिस्ट्रक्शन के खिलाफ अगर कोई उम्मीद है इंसानियत के लिए तो वो सिर्फ डायलॉग्स ही हैं, डिप्लोमेसी ही है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि नेसेसिटी ऑफ ग्लोबल डायलॉग फॉर पीस, कि हमारे पैराग्राफ के मुताबिक अगर आपको पीस चाहिए तो एक ही होप है और वो क्या है, डायलॉग्स और डिप्लोमेसी। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास सिनोनिम्स के लिए, सिनोनिम्स के लिए आपके पास वर्ड है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट याद रखिएगा हम बोलते हैं शार्प को, एस्ट्यूट आप याद रखिएगा हम बोलते हैं इंटेलिजेंट को। तो यहां पर आपके पास सिनोनिम कौन सा चलेगा, सिनोनिम चलेगा क्लेवर। उसके बाद आपके पास वर्ड है डोरमेंट, और डोरमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्लीपिंग को हम बोलते हैं, लेजी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है रेजिलियंस। ठीक है, अच्छा आप देखें यहां पर ना आपको दो वर्ड अच्छे लग रहे होंगे, एक करेज अच्छा लग रहा होगा, एक रिकवरी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, वैसे रेजिलियंस को जब हम जाएंगे तो हम हमारे दिन में जो रेजिलियंस का पहला मीनिंग आता है ना वो करेज वाला ही आता है, लेकिन यहां पर ना सेंटेंस दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। अगर फर्ज करें ये सेंटेंस फॉर्म में ना दिया हुआ गया होता ना क्वेश्चन, जस्ट रेजिलियंस लिखा हुआ होता, तो बिलीव मी मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, करेज ही होता। लेकिन चूंकि सेंटेंस है तो मुझे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट भी देखना है ना। तो द सोल्जर्स शोड रेजिलियंस आफ्टर द डिफीट, आफ्टर द डिफीट आप करेज तो नहीं दिखाएंगे ना, आफ्टर द डिफीट तो आप क्या दिखाएंगे कि आप कितना जल्दी रिकवर हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बेटे क्या बनेगा, बीटा। ये याद रखिएगा जब क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में होगा इंटोनिम या सिनोनिम का, तो लाजमी तौर पर सेंटेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद इमिनेंट है, काफी दफा पहले भी हमने पढ़ा, इमिनेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, मुसल्लत होना, अपकमिंग को हम बोलते हैं, आने वाले को बोलते हैं, एक्सपेक्टेड को हम बोलते हैं। कवर्ड बड़ा अच्छा वर्ड था, कवर्ड हम किसको बोलते हैं, हिडन को, छुपे हुए को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सीक्रेट, सीक्रेट मतलब छुपा हुआ। उसके बाद हमारे पास है एडमोनिश्ड, एडमोनिश का मतलब हमारे पास क्या होता है, एडमोनिश हम बोलते हैं रिब्यूक, किसी को किसी की लान तान करना, किसी पर तनकीद करना, रेप्रीमेंड। ये चार वर्ड हैं, इनको एक ही दफा अच्छे से रट्टा मार लें, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, एडमोनिश और स्कोल्ड। ये चारों मीनिंग का मतलब क्या होता है, किसी को झाड़ना, किसी की किसी की क्या क्लास लेना, किसी की मतलब उर्दू में आप इसके लिए क्या लान तान करना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मुंडेन, मुंडेन का मतलब हमारे पास क्या होता है, मुंडेन हम बोलते हैं डल को, मुंडेन हम बोलते हैं ऑर्डिनरी को।
ठीक है, डल को रूटीन वाइज जो चीज होती है ना, जो किसी से हट के नहीं होती, एक्सेप्शनल नहीं होती, बल्कि रूटीन वाइज चीज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। उसके बाद हमारे पास है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्लॉजिबल हम बोलते हैं क्रेडिबल को। क्रेडिबल मतलब जिस पर आप यकीन कर सकते हैं, जो ट्रस्टेबल है, काबिल यकीन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बिलीवेबल। उसके बाद है द आर्टिस्ट एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का वर्ड आप पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए होंगे। एक्सेंट्रिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, ओड। एक्सेंट्रिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम ऐसे बंदे को बोलते हैं जो अनयूजुअल होता है, अनयूजुअल बात करता है, अजीब। जैसे उर्दू में हमारे पास एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है इसके लिए, हम बोलते हैं खबती। पागल जुनूनी बंदे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज बंदे को हम क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास द पॉलिटिशियन ट्राई टू पैसिफाई। पैसिफाई पहले भी हमारे पास काफी दफा वर्ड यूज हुआ है। पैसिफाई का मतलब हमारे पास क्या है, सूद। बड़ा अच्छा वर्ड है सूद। और आप इसके लिए एक और बड़ा अच्छा लो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं, अपीज। सूद और अपीज का मतलब भी क्या होता है, काम करना, किसी को सुकून देना, तसल्ली देना, कम करना, इंटेंसिटी को कम करना। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। और अब हमें चाहिए एंटोनिम, और एंटोनिम का मतलब क्या है, ऑपोजिट चाहिए। ऑपोजिट में हमारे पास पहला वर्ड है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट आप याद रखिएगा, स्टेगनेंट जहां पर भी आएगा तो स्टेगनेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्टेगनेंट हम बोलते हैं स्टिल को, इनएक्टिव को। ठीक है, स्टेगनेंट हम किसको बोलते हैं, स्टिल को, इनएक्टिव को, जिसको आप बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जो एक ही जगह जैसा रहता है। लेकिन उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, एक्टिव। उसके बाद है हमारे पास, जैसे इसका मोशनलेस इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन हमें इंटोनिम चाहिए, तो इंटोनिम हमारे पास क्या होगा, एक्टिव। उसके बाद है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस पहले भी वर्ड हमारे पास आया, और ऑस्टेंटेशियस का मतलब हमारे पास क्या है, शोई। जब आप शो मारते हैं, जब आप फ्लेक्स मारते हैं, फ्लैशी काम करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट काम करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टेंटेशियस बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, मॉडेस्ट, हम्बल, कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड अच्छा वर्ड है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा वर्ड है, और इसको आप याद रखिएगा। जब आप किसी को कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कहने की बजाय, अब देखिए ना, मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि अपनी डेली लाइफ में जो आप वोकैब यूज करते हैं, उन वर्ड्स में इनको शामिल करना। आपने किसी चीज को कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड कहने के बजाय जब आप किसी के सामने कॉन्वुलेटेड बोलेंगे ना, तो इट विल इंप्रेस देम। तो आपके पास यहां पर इसका ऑपोजिट चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, सिंपल। उसके बाद है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट आपके पास देखिए, पहला वर्ड आपके पास इम्प्रूडेंट है, वो एक और वर्ड है। इम्प्रूडेंट का मतलब शायद हमारे पास, हमने ये पहले वर्ड पढ़ा भी है, इम्प्रूडेंट। ये वर्ड आपके पास इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट याद रखिएगा, आप केयरलेस को बोलते हैं, जो किसी की परवाह नहीं करता। रैश जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, केयरलेस को इम्प्रूडेंट बोलते हैं। इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, थॉटफुल। उसके बाद है लश। लश का मतलब आपके पास क्या होता है, लग्जूरियस। आप लश के वर्ड को तो अच्छे से जानते हैं, हम बाजुकात अपनी जिंदगी में भी आजकल ये वर्ड बोलते हैं कि यार ये चीज़ बड़ी लश है, ये होटल बड़ा लश है, मैं मतलब रिच है, जखेज है, लग्जूरियस है। और इसका ऑपोजिट आपके पास कौन सा वर्ड होगा बेटे, बैरन होगा। उसके बाद है वॉल्यूएबल। वॉल्यूएबल याद रखिएगा, आपके पास वर्ड होता है, जो बंदा, आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, लोक्वेशियस। आपने एक वर्ड पढ़ा था अगर आपको याद हो, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस का मतलब क्या था, टॉकेटिव, जो बात करने वाला बंदा होता है, जो बात करता रहता है, जो शाय नहीं होता, जो टिमिड नहीं होता। तो यहां पर इसको आपको ऑपोजिट चाहिए, तो ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, रिजर्व। रिजर्व मतलब शाय, रिजर्व मतलब टिमिड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा, क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए। डायलेपिडेटेड। डायलेपिडेटेड आप जानते हैं, डायलेपिडेट हम किसको बोलते हैं, जो चीज क्या हो चुकी होती है, तबाह बर्बाद हो चुकी होती है, जो चीज ब्रोकन हो चुकी होती है, जो चीज डिस्ट्रॉयड हो चुकी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डायलेपिडेटेड। लेकिन उसका ऑपोजिट चूंकि हमें चाहिए, तो उसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या होगा, न्यू। उसके बाद है हर्मेटिक। हर्मेटिक हमारे पास का मतलब क्या होता है, हर्मेटिक हम बोलते हैं क्लोज्ड को, हर्मेटिक हम बोलते हैं पर्सनल को। मतलब जब आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं ना, हम उसको बोलते हैं हर्मेटिक, आइसोलेटेड, सील्ड, बाकियों से अलग थलग। लेकिन जब आप दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, बाकी दुनिया के साथ कनेक्शन में रहते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, ओपन। जैसे सेंटेंस है ना, द मोंक लिव्ड अ हर्मेटिक लाइफ अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। जो मोंक होते हैं, खासतौर पे मोंक किसका वर्ड बोला जाता है, जो जोगी लोग होते हैं, खासतौर पे चाइना के लिए टर्म बोली जाती है, वो जो पीले चोगे पहने हुए होते हैं उन्होंने। ठीक है, तो
वो पूरी दुनिया से अलग थलग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और ओपन का मतलब होता है विद कम्युनिकेशन, हमें इसका ऑपोजिट वर्ड चाहिए। उसके बाद हमारे पास है एसिडुअस। एसिडुअस वर्ड हमने पहले भी पढ़ा गालबन, बल्कि इसका एक वर्ड हमने पढ़ा था डिलीजेंट। और डिलीजेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब हमारे पास होता है बड़ा ही मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग, जो परसिस्टेंस वाला बंदा होता है ना, उसको हम बोलते हैं एसिडुअस। और उसका ऑपोजिट वर्ड डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा? लेजी होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज हमारे पास, आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके आज की डिस्कशन खत्म हो रही है। सेंग्वाइन का मतलब हमारे पास होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा बंदा जो पॉजिटिव सोचता है, जो हैप्पीनेस सोचता है, जो अच्छा सोचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंग्वाइन। और उसका ऑपोजिट वर्ड आपके पास बेटे क्या होगा? ग्लूमी। और इसका ऑपोजिट आपके पास एक और टर्म है, वो याद रखिएगा, पेसिमिस्टिक। वो बंदा जो हर चीज के बारे में क्या सोचता है? नेगेटिव सोचता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? बीटा। तो ये थी बेटे आज की आपके पास 50 एमसीक्यूज की डिस्कशन, जो मैंने आपको क्लेम किया स्टार्ट में कि ये 10 लेक्चर्स की डिस्कशन के बराबर होगी इंशाल्लाह ताला। आपने इस डिस्कशन के बाद लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या मेरा क्लेम दुरुस्त था या नहीं था, और क्या आपको सीखने के लिए बहुत सारा कुछ मिला या नहीं मिला। इसी तरह मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। अपनी दुआओं में जब भी हाथ उठाने हैं दुआ के लिए, तो सर अजीम का नाम लेकर सर अजीम के लिए दुआ करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।